दिल्ली का दिल और किस्सों का घर माना जाता है चांदनी चौक, और आज उसी चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। क्योंकि फिलहाल राजधानी में सियासत तो बहुत ज्यादा तेज हो गई है, हलचल तेज हो गई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव सर सर बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले हमसे बातचीत करने के लिए। आपके चैनल के मार्फत आपके दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम और अभिवादन है। सर पूरी चर्चा में चलेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव सर पर है। सबसे पहले कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, आपके विधानसभा की तैयारी क्या चल रही है, जनता का मूड क्या आपको लग रहा है फिलहाल? देखिए, जिस प्रकार से यदि हम अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के 10 साल के दिल्ली के शासन पर नज़र डालें तो 10 साल में दिल्ली बद से बदहाल हो गई। दिल्ली में 10 सालों में डेवलपमेंट का एक काम नहीं हुआ, एक फ्लाईओवर नहीं बना, एक नई सड़क नहीं बनी। प्रदूषण की हालत हम सबको मालूम है, यमुना भी प्रदूषित है, वायु भी प्रदूषित है। तो कुल मिला के यदि देखें तो 10 साल में जो कुशासन दिल्ली का हुआ, उसके कारण से दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है। मैं लगातार सांसद बनने के बाद अपने पूरे क्षेत्र में घूमा हूँ और मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि जनता को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिली, अतिरिक्त सुविधाओं की तो बात छोड़ दें। सर अगर लोकसभा चुनावों से बातचीत शुरू करें तो चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी रही, 2014 में पहली जीत हासिल हुई, अब फिर अब 2019 माफ कीजिएगा, 2019 में हर्षवर्धन जी सांसद बन के आए, अब 2024 में आप सांसद हैं। तो लोकसभा चुनावों की जीत तो आप लोगों ने दर्ज कर दी, लेकिन फिलहाल अगर विधानसभा की बात की जाए तो जितनी विधानसभाएं चांदनी चौक में आ रही है, आम आदमी पार्टी का राज वहां पर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ज्यादा है विधानसभा में, तो बीजेपी का क्या रोड मैप रहेगा कि लोकसभा की जो जीत है उसको विधानसभा में भी ट्रांसफर किया जा सके? देखिए, दिल्ली का बुरा हाल करने में यदि हम केवल अरविंद केजरीवाल जी को दोषी माने तो वो ठीक नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के जितने विधायक हैं, उनका भी लापरवाही, उनका नकारापन और उदासीनता वो गली गली में चर्चा का विषय है। इसलिए मैंने ये तय किया कि मेरी चांदनी चौक लोकसभा में 10 की 10 विधानसभाओं में मैं स्थानीय विधायक के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं का और आरडब्ल्यूएस का, ट्रेड एसोसिएशंस का मिला जुला हम प्रदर्शन करके लोगों को ये बता रहे हैं कि ये जो विधायक हैं, विधायक के रूप में इनकी जो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को निभाने में ये असफल रहे। इस कारण से अब इनकी विदाई तय हो जानी चाहिए। और अभी तक मैं लगभग 5 प्रदर्शन कर चुका हूँ। पांचों प्रदर्शन में जिस प्रकार से लोकल लोगों ने हिस्सा लिया, वो ये साफ दर्शाता है कि एक एक विधायक की कलई अब लोगों के सामने खुल चुकी है। लेकिन सर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की जाए तो यहाँ पर मुस्लिम वोटर भी है, लगभग 30% के आसपास, वैश्य वोटर है, पिछड़ा वर्ग का वोटर है जो कि 15 से 20% का वोटर है चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो इन सभी कास्ट्स को, इन सभी वर्गों को साधने के लिए बीजेपी की क्या प्लानिंग है? क्योंकि लगातार देखा जाता है, अगर हम मटिया महल की बात करें या चांदनी चौक की बात करें, तो वहाँ का जो मुस्लिम वोटर है वो भाजपा की तरफ कम जाता हुआ दिखाई देता है। तो इस कॉन्सेप्ट में बीजेपी किस तरीके से इन विधानसभा चुनावों में वर्क करेगी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल को यदि हम देखें और जितनी भी योजनाएं भाजपा सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में चलाई हैं, एक भी योजना ऐसी नहीं है जिसमें किसी प्रकार का धर्म, जाति के आधार पर कोई भेदभाव किया हो। तो भाजपा का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो इस भाव से भाजपा का एक एक कार्यकर्ता हम काम कर रहे हैं। लेकिन सर चांदनी चौक एक आसान कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं मान सकते हैं राजनीतिक तौर पर देखें तो, क्योंकि समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। फिलहाल हम चांदनी चौक में भी गए, वहाँ पर हमने जब जनता से बात की तो बहुत से लोकल इश्यूज हैं जो स्पेसिफिकली चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें तो है। व्यापारियों की बहुत सारी समस्या है, साथ ही साथ वहाँ सड़कों की बहुत समस्या है, जो सड़क पर रिक्शा चल रही हैं, आम आदमी के लिए चलने की जगह नहीं है, वो बहुत बड़ी समस्या है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी की समस्याएं हो गई। साथ ही साथ दिल्ली की बात की जाए तो प्रदूषण बहुत बड़ा मुद्दा है, ट्रैफिक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये सब लोकल इश्यूज हैं। इस पर लगातार आप आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और अब आतिशी की सरकार को घेरते आए हैं, लेकिन इन सभी चीजों का निवारण भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कर पाएगी? क्या जनता को विश्वास दिलाने के लिए आपके एक रोड मैप होगी, एक रणनीति होगी? देखिए, रास्ता बड़ा स्पष्ट है, विजन भी स्पष्ट है। आज जितनी बातें हम
अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए कह रहे हैं। और एक उदाहरण आयुष्मान योजना का है जिससे दिल्ली को वंचित रखा है। तो ये राजनीतिक स्वार्थ हावी हो गया आम आदमी पार्टी के ऊपर भी और अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी। इस राजनीतिक स्वार्थ से परे हट के हमको काम करना है। और जब भाजपा की सरकार दिल्ली विधानसभा में बनेगी तो हमारे लिए काम करने में आसानी होगी। लेकिन सर इसे ये भी कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप होता है, क्योंकि राजधानी एक कॉम्प्लिकेटेड एक स्टेट बन जाता है, क्योंकि लगातार आरोप लगते हैं कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है या फिर केंद्र सरकार भी कुछ काम जो है वो नहीं करवा पा रही है। तो ऐसे में जितने ये मुद्दे हैं ये आ रहे हैं दिल्ली सरकार के अंदर। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो एक ऐसा मुद्दा है जो केंद्र सरकार के अंडर आता है। बट लगातार राजधानी में कहीं पर गोली चलने के जो किस्से हैं वो सामने आते हैं। लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होना, ऐसे आम आदमी पार्टी ने कुछ समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाए। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर किस तरीके से बीजेपी की रणनीति फिलहाल है, आगे रहेगी और जनता को कैसे विश्वास दिला पाएंगे? देखिए, यदि हम पूरे देश की पुलिस के आंकड़े देखें तो दिल्ली पुलिस पूरे देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस मानी जाती है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि भयमुक्त वातावरण सबको मिलना चाहिए और मोटे तौर पर ऐसा हो भी रहा है। अब चूंकि हमारा देश बड़ा है, दिल्ली बड़ी है, तो छिटपुट घटनाएं जरूर होती हैं, लेकिन घटना का संज्ञान लेकर के और तुरंत उस पर कार्रवाई करना किसी भी पुलिस अधिकारी की उसका एक कर्तव्य है। ऐसे जितने भी मामले आप दिल्ली के यदि उठाएंगे सब में आपको दिखाई देगा कि जो संबंधित पुलिस अधिकारी थे उन्होंने तत्परता से काम किया और तत्परता से काम करने के कारण से चीज़ों को हल कराने में काफ़ी हद तक सफलता मिली है। फिर भी भाजपा की सरकार बनने के बाद लॉ एंड ऑर्डर को और कैसे चुस्त दुरुस्त किया जाए, ये निश्चित रूप से आज भी हमारी प्राथमिकता पर है और कल भी हमारी प्राथमिकता पर होगा। ठीक है सर, योजनाओं की बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी सरकार का एक फ्रीबी कल्चर चला है। उन्होंने मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक्स, इन सभी योजनाओं को लाकर कहीं ना कहीं सत्ता में अभी भी बने हुए हैं। अभी भी कहीं ना कहीं ये योजनाएं जो हैं वो जनता के पास पहुंच रही हैं, लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। तो अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी इस मुकाबले में कौन सी योजनाएं पेशकश करेंगी? क्या बीजेपी भी ये फ्रीबी कल्चर को अपनाने का प्रयास कर सकती है इन विधानसभा चुनावों में? देखिए, इस बारे में बार बार जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और भाजपा के जितने भी अन्य नेता हैं, मेरे साथी सांसद हैं, हम लोगों ने ये बहुत स्पष्ट कहा है कि जो जनता को मिल रहा है वो जनता को बदस्तूर मिलता रहेगा। किंतु हम साथ साथ इस प्रकार का भी यत्न करेंगे कि उन सारी योजनाओं को मीट आउट करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा फंड भी आए। तो दिल्ली की आय किस तरीके से बढ़े, हमारी चिंता ये भी है। जब हम आय की बात करते हैं तो दिल्ली में व्यापार के नए अवसर कैसे मिले, दिल्ली का कारोबार कैसे बढ़े, दिल्ली में जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको ठीक करके वहाँ पर उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जाए। यदि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है तो यहाँ से माल अन्य राज्यों में जाएगा, दिल्ली सरकार को राजस्व की आमदनी होगी। तो अगर कुछ फ्री मिल रहा है उस वर्ग को, जिस वर्ग को उसकी ज़रूरत है, तो वो भी जारी रहेगा। लेकिन साथ साथ हम आय बढ़ाने के भी सभी साधनों पर भी बात करेंगे। बस मार्शल जो थे उनका उदाहरण हमारे सामने है, आंगनवाड़ी के जो वर्कर हैं उनका उदाहरण हमारे सामने है। तो आपने फ्री देने की घोषणा तो करी, लेकिन उस घोषणा के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो लिहाजा वो मामला वहीं पर आकर के रुक गया। जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं उस वर्ग में हम पिछड़ा वर्ग काउंट कर सकते हैं, ऐसे समुदाय को काउंट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए पिछले 10 साल की, तो उनका झुकाव केजरीवाल की तरफ ज़्यादा देखा गया है। सबसे पहली बात तो आप इससे सहमत हैं या नहीं कि उनकी लोकप्रियता केजरीवाल के प्रति ज़्यादा है? और अगर वो लोकप्रियता है तो उसको काटने के लिए या उस वोट को साधने के लिए, उस वोटर को साधने के लिए बीजेपी क्या करेगी? देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि उस वर्ग में उनकी कोई लोकप्रियता है। अभी पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में बहुत काम कर रही है। अभी हम सब कार्यकर्ता अभी 4 दिन पहले हम एक रात हमने झुग्गियों में प्रवास किया है और लगातार हम झुग्गियों में जा करके वहाँ के लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं।
आज दिल्ली में यदि सबसे खराब हालत में कोई है तो वो झुग्गी झोंपड़ी के क्लस्टर हैं। ठीक है सर, व्यापारियों की बात कर लेते हैं। तो आप भी एक बड़े व्यापारी नेता हैं, बहुत समय से व्यापारियों के साथ जुड़े भी हुए हैं। तो चांदनी चौक में एक व्यापारी वोटर बहुत ज़्यादा है, व्यापारियों की समस्याएं भी बहुत ज़्यादा है, और इस विधानसभा के लिए व्यापारी वोटर एक गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। तो क्या बीजेपी आपके चेहरे पर व्यापारी वोट साधने की कोशिश कर सकती है, या किस तरीके से व्यापारियों को लुभाया जाएगा? देखिए, भाजपा में कभी चेहरा प्रधान नहीं होता, तो उस कारण से, और व्यापारी भाजपा की हमेशा से प्राथमिकता पर रहा है। और आपने स्वयं कहा, व्यापारियों की जितनी समस्याएं हैं शायद मेरे से ज़्यादा उसको कोई नहीं जानता होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं उसी वर्ग में पला बड़ा हुआ हूँ। मैंने उस व्यापार की बारीकियों को भी देखा है, व्यापार करने की जो कंडीशंस हैं उनको भी देखी है, और व्यापार की ग्राउंड रियलिटी क्या है, किस तरीके से व्यापारियों को जद्दोजहद करनी पड़ती है, मैं सब उसको अच्छी तरीके से जानता हूँ। इसीलिए मैं लगातार व्यापारियों से बातचीत कर रहा हूँ, बातचीत करके उनके जो इश्यूज़ हैं उनको और समझ करके मैं जो भी संबंधित मंत्रालय हैं मैं उनसे लगातार बात कर रहा हूँ, संबंधित मंत्रियों से मैं लगातार बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से व्यापारियों को तो कम से कम इस बारे में ज़रूर निश्चिंत होना चाहिए कि उनका एक प्रतिनिधि संसद में बैठा है जो कुछ भी करेगा लेकिन उनके हितों की रक्षा करेगा। बट ये भी साथ ज़रूरी है, मेरा साथ में ये भी मानना है कि व्यापार दिल्ली में बढ़ना चाहिए, और व्यापार करने के लिए जो टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं उनको हमें अपनाना चाहिए। हम सब लोग एक लंबे समय से व्यापार को आधुनिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे व्यापारी ने इन सब चीज़ों को के साथ अपने आप को आत्मसात किया है। और अभी क्योंकि बने हुए अभी 5 महीने हुए हैं, थोड़ा समय और बीत जाए तो व्यापारियों की, मेरे क्षेत्र के लोगों की जो जो बुनियादी दिक्कतें हैं हम उनको ज़रूर सॉल्व करेंगे, और एक अच्छा जीवन देने की चेष्टा पूरी करेंगे। व्यापारी नेताओं को और लोगों को तो आपने मैसेज दे दिया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी के युवाओं और महिलाओं के लिए क्या योजना रहेगी? देखिए, क्या तैयारी? देखिए, महिलाओं के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी की लखपति दीदी योजना है, हम उस पर बड़ा काम कर रहे हैं। मैंने जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो महिलाएं हैं मैंने उन सब से बातचीत भी करी है। मैं आने वाले समय में महिलाओं के सम्मेलन करके मेरा अपना ये एक स्वप्न है कि मेरे क्षेत्र की हर महिला स्वावलंबी बने आर्थिक रूप से, और जो भी इसमें आना चाहते हैं, मैंने बार बार अनेक जगह पर ये कहा है कि जिस महिला के पास कोई फ़न है, किसी के पास कोई स्किल है, हम उसकी स्किल को डेवलप करेंगे। डेवलप करने के बाद जो भी वो सामान बनाएंगी उस सामान को देश का बड़ा बाज़ार कैसे मिले हम ये भी सुनिश्चित करेंगे। तो महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हों, ये मैं तो आज सांसद बना हूँ, लेकिन ये पिछले 10-20 सालों से मेरी प्रायोरिटी पर है। यही कारण है कि आज दिल्ली और पूरे देश में कैट के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी हैं। बट ये सारे काम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हों उसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। जहाँ तक युवाओं का सवाल है, निश्चित रूप से युवा किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत महत्व रखते हैं। तो युवाओं के लिए भी मैंने कुछ प्रोग्राम अभी तय किए हैं कि मैं कुछ अपने यहाँ रोज़गार मेले लगाने जा रहा हूँ मैं। तो जो लोग रोज़गार करना चाहते हैं हम उनको रोज़गार दिलवाएंगे। जो लोग खुद का कुछ व्यापार करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुद्रा योजना है, स्वनिधि योजना है, विश्वकर्मा योजना है, ऐसी अनेक योजनाएं हैं। उन सारी योजनाओं को युवाओं के साथ में कैसे जोड़ा जाए उस पर मैं पूरी एक वर्किंग की है, और बहुत जल्दी मैं युवाओं के साथ संवाद भी करने जा रहा हूं जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, और हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि किसको विश्वकर्मा योजना चाहिए, किसको स्वनिधि योजना चाहिए, किसको मुद्रा योजना चाहिए, किसको स्किल डेवलपमेंट की योजना चाहिए, किसको एमएसएमई के कुछ जो स्कीम्स हैं उसकी योजना चाहिए। जिसको जो चाहिए हम उसकी मैचिंग करेंगे और एक सिस्टम हम विकसित करेंगे, वो सिस्टम उन सबकी मदद करेगा। सर, बहुत से मुद्दे हमने डिस्कस किए अभी कि ये सभी विधानसभा के भी मुद्दे हैं, राजधानी के भी मुद्दे हैं, लेकिन अगर आपके मुंह से हम समझना चाहें तो सांसद होने के तौर पर आपको 5 महीने अब हो चुके हैं, उससे पहले भी आप लगातार ग्राउंड पर आते जाते रहे हैं, लोगों से मिलते रहे हैं, तो आपकी समझ में सबसे मुख्य 5 मुद्दे अगर समझें तो क्या है विधानसभा के? देखिए, पहला मुद्दा तो है कि लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधारा जाए,
उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बुनियादी जीवन जीने की जो बुनियादी चीज़ें हैं, बिजली, पानी, सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन 5 स्तर पर हमें काम करना होगा। और लगातार भाजपा और हमारे सारे कार्यकर्ता हम सब मिलकर के इन 5 विषयों पर खूब काम कर रहे हैं। फिर जब समय आएगा तो हमारे यहाँ व्यापार कैसे विकसित हो, क्योंकि मेरी, आपने खुद कहा, मेरी तो व्यापारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो हमारी मार्केटों में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो, वो हमारी चिंता में है। मेरे यहाँ लगभग 10 रेलवे स्टेशन हैं, जिसमें नई दिल्ली स्टेशन अजमेरी गेट वाला हिस्सा मेरे पास है और दिल्ली जंक्शन पूरा मेरे पास है, और फिर ऐसे बहुत सारे स्टेशन हैं। मैं सभी स्टेशनों का विकास कैसे हो, मैं उस पर लगातार काम कर रहा हूँ। मैं अब तक 2-3 स्टेशंस के मैं दौरे कर चुका हूँ, तो मेरा उस पर भी फोकस है, क्योंकि यदि हम स्टेशंस को ठीक कर देंगे तो आवागमन ठीक हो जाएगा। अभी कल ही संसद में मॉडल टाउन में जो मेट्रो परियोजना में जो देर हो रही है, कल मैंने सवाल लगाया था, तो कोई संसद नहीं चली, बट जो माननीय मंत्री जी ने मुझे जवाब दिया है, हम उनके साथ मिलकर के मेट्रो का सिस्टम और मेरे क्षेत्र में कैसे ज़्यादा बढ़ सकता है, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के ये देखें तो कनेक्टिविटी कैसी हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो, लोगों को आने जाने में कोई असुविधा ना हो। ट्रैफिक एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं लगातार अपने यहाँ ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर्स के साथ, सीनियर ऑफिसर के साथ बैठा हूँ। मैंने अपने व्यापारियों को, RWS को, उनको भी बिठाया है। मैं आगे फिर बैठने वाला हूँ। तो ये प्रयास मेरा लगातार जारी रहेगा। एक काम जो मैं नया ज़रूर करूँगा, मेरा चांदनी चौक पूरे देश और विदेश में चाट पकौड़े के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल। मेरे दिमाग में एक योजना है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ कि मैं चांदनी चौक में एक चाट पकौड़ी का म्यूज़ियम ज़रूर बनाऊँगा, और मेरी टीम उस पर लगातार काम कर रही है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2025 के शुरुआती दिनों में आपको चांदनी चौक में एक चाट पकौड़ी का म्यूज़ियम देखने को मिलेगा। विधानसभा चुनावों से पहले या बाद में? अब ये मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि म्यूज़ियम बनाना अपने आप में एक बड़ा काम है, और चाट पकौड़ी का म्यूज़ियम बनाना तो वो अपने आप में एक बड़ा नोबल काम है। मैं वो भी एक काम ज़रूर करूँगा। दूसरा, मैंने हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं संस्कृति के, मैंने उनसे निवेदन किया है, मैं लाल किले में एक टॉर्चर म्यूज़ियम बनाना चाहता हूँ। देखिए, आज आज़ादी हमको जो मिली है ना, आज संसद में जो कुछ हो रहा है, संसद चलने नहीं दे रहे लोगों ने हमको चुन करके भेजा है, ये हमारा लोकतंत्र है। लेकिन इस लोकतंत्र को पाने के लिए हमारे जो बुज़ुर्ग थे, उन लोगों ने बहुत यात्राएं सही हैं, और शायद लोगों को नहीं पता कि यातनाएं क्या है। मैंने उन जब यातनाओं को पढ़ा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मैं लाल किले में एक टॉर्चर म्यूज़ियम बनाना चाहता हूं, जिसमें 3D के माध्यम से हम दिखाएं कि किस किस तरीके के टॉर्चर हमारे बुज़ुर्गों ने सहे, जिसके कारण से हमको आज़ादी मिली है। इसलिए आज़ादी हमारे लिए बहुत कीमती है। हमारे राजनीतिक विचार नहीं मिल सकते, लेकिन कम से कम जब देश की बात आए, जब मेरी भारत माता की बात आए, तो हम सब लोगों को एक होकर के लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आज़ादी चली गई तो फिर आसानी से दोबारा आने वाली नहीं है। बेशक हर हिंदुस्तानी को अपना इतिहास जरूर पता होना चाहिए, तो एक अच्छी पहल हो सकती है। आखिरी के 1-2 सवाल कर लेते हैं। लोकसभा में 7 सांसद बीजेपी के हैं, विधानसभा में आपकी बिल्कुल किल्लत है। क्या इस बार चाबी खुल पाएगी, और कितनी चाबी या कितने ताले खोल पाएंगे इस बार कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो 10 विधानसभा आती है, कितने ताले खोलने पर आप कन्विंस्ड हैं? 10 के 10 इस बार सारे ताले खुलेंगे। हाँ। और मैं इस बात के लिए प्रतिबद्ध हूँ, मैं अपना सर्वस्व दांव पर लगाऊंगा, और अपनी लोकसभा की 10 के 10 विधानसभा सीटें मैं जीत करके और देने वाला हूँ। मुझे भाजपा के कार्यकर्ताओं की शक्ति पर भरोसा है। मेरे सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मेरे चुनाव में बहुत काम किया, और यदि मेरी 10 विधानसभाओं से जीत के मैं संसद में पहुँच सकता हूँ, तो मैं 10 विधानसभा जीत करके मेरे लोकसभा के 10 विधायक दिल्ली विधानसभा में पहुँचेंगे, ये मेरा संकल्प है। तो 10 तालों की एक चाबी प्रवीण खंडेलवाल? मैं नहीं हूँ, पूरे भाजपा का सिस्टम है, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का विश्वास है, और हमारे काम करने की जो क्षमता है, जो संगठन ने हमको दी है, उसके बल पर मुझे पूरा विश्वास है
कि हम 10 की 10 विधानसभा सीटें इस बार चांदनी चौक लोकसभा की जीतने वाले हैं। सर, आपने कहा कि बीजेपी में चेहरा महत्वपूर्ण नहीं होता, तो क्या ये दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी मुख्यमंत्री चेहरे के बिना लड़ा जाएगा, प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही? देखिए, इसका जवाब तो भाजपा का नेतृत्व देगा। मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे काम करना है। चेहरा कोई पार्टी देती है, स्वागत है, नहीं देती है तो भी स्वागत है। हम सब कार्यकर्ताओं की जो नियति है वो ये है कि हमें चरेवेती चलते जाना है, हमें काम करना है, काम करके और हमें इस बार दिल्ली विधानसभा को जीतना है। ये हम सब कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है। शुक्रिया सर, बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इधर हमारे साथ सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी, जिन्होंने बहुत ही गहराई से हमारे साथ चर्चा की किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इन विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है। और महत्वपूर्ण सीट है चांदनी चौक, 10 विधानसभाएं आती हैं, बहुत सारे लोकल मुद्दे हैं, बहुत सारे राजधानी के मुद्दे हैं, तो उस सभी पर भारतीय जनता पार्टी का जो रोड मैप है वो कहीं ना कहीं तैयार होना शुरू हो चुका है। मैं मेहंदी गर्ग, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे इंटरव्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे और दिल्ली की हर एक तस्वीर भी दिखाते रहेंगे।